आज के आपके करंट अफेयर्स 29 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपकी इसकी अभी मीटिंग होने लगी है ग्लासगो में, आपके ब्रिटेन में। ये क्या है, हर साल ना एक कन्वेंशन के अंडर एक मीटिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, हर साल सारी कंट्रीज दुनिया की एक जगह पे इकट्ठी होती हैं और हम वहां पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एक जो मीटिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट हुई थी ना कुछ साल पहले, वो थी आपकी, मतलब हर साल क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है मीटिंग होना। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में आपको पूरी इसकी हिस्ट्री से बताता हूँ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मतलब कहाँ से ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कंसेप्ट आया। देखो, सबसे पहले जब हमें एहसास हुआ कि हमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर खासकर काम करना पड़ेगा, वो था कि 1992 में पहली बारी आपके सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए। कहां पे? आपके रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग जिसे हम कहते हैं अर्थ समिट के लिए। ये अर्थ समिट में हमने जितने भी इन्वायरमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, आपका डिजर्टिफिकेशन का कंसेप्ट हो गया, फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, हर चीज यहाँ पे देशों ने डिस्कस की। यहां से जब हमने ये डिस्कस की, हमने फैसला किया कि हम एक तो कुछ चीजों के ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2000 आने से पहले पहले अचीव कर जाए। उन चीजों को हमने नाम दिया था एजेंडा 21। इसके अलावा हमने इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ना फ्रेमवर्क बना लिया था। फ्रेमवर्क का मतलब है कि एक ब्रॉड आउटलुक डिसाइड कर ली थी कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए किन किन चीजों के ऊपर बातें करेंगे। ये जो फ्रेमवर्क बना ना, यही जाके आपके आगे, क्योंकि सारी कंट्रीज ने जब साइन कर दिया, एक कन्वेंशन बन गई, सबने एग्रीमेंट कर लिया। ये फ्रेमवर्क के ऊपर जो जनरल एग्रीमेंट हुआ, यही था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, अगर UNFCCC, जो अभी हम आज का हमारा करंट अफेयर 1992 की अर्थ समिट से ये निकला। ठीक है, तो ये उस टाइम पे बना है, 1994 तक ये लागू हो गया था। क्योंकि साइन करने में होता क्या है, एक प्रोसेस होता है रैटिफिकेशन का। अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट कुछ भी करना है ना, सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपके लीडर वहां पे गए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ हमारा देश शायद ज्वाइन कर जाए, वो बस वहां पे साइन कराते हैं। वो होता है बस एक तरह से सिग्नेटरी हो गया, हमने उसे साइन कर दिया। पर साइन करने के बाद अपने देश की, जो आपके देश के अंदर जो जैसे पार्लियामेंट है इंडिया के अंदर, इनसे एक बार ये प्रूव करवाना होता है कि क्या हम इसको ज्वाइन कर जाएं। जब हमने रैटिफाई कर देते हैं, तब हम फाइनली उस एग्रीमेंट का हिस्सा बनते होते हैं। तो पहले साइन होते हैं, सिग्नेटरी बनते हैं, फिर रेटिफिकेशन होती है। तो कई जगहों पे आप पॉइंट पे लिखा हुआ देखोगे, जैसे कई जगहों पे इंडिया ने अगर नहीं ज्वाइन की, वहां पे लिखा हुआ आप देखोगे साइंड बट नॉट रेटिफाइड। नहीं रेटिफाइड है तो इंडिया अभी तक मतलब उसे फॉलो नहीं कर रहा होगा, हम उसे सिर्फ साइन करके आए। क्लियर है? तो ये चीज है। अब ये जो UNFCCC है, इसमें क्या है, एक तरह से टॉक शॉप ही बनी हुई है, हर साल आते हैं, क्लाइमेट की बातें करते हैं। एक थोड़े साल पहले कुछ बड़ा प्रोग्रेस हुआ कि हमने, चलो मतलब ये भी मानने में अपने आप में प्रोग्रेस है, क्योंकि 1992 से लगे हैं, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा क्लाइमेट पे। 2016 में आपकी कॉप कौन सी मीटिंग थी? 24 21। ठीक है, कॉप 21 की मीटिंग हुई थी तब। ठीक है, हर साल भी मीटिंग नहीं हुई है, इस कारण कॉप 21 स्टार्टिंग ही कुछ साल नहीं हुई है। ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है कि हर साल सारे देश आके मिलेंगे, अपनी खुद के इंटेंट बताएंगे, वो क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करेंगे हम क्या क्या थ्रेट्स हैं, कैसे टैकल करें। ठीक है, ये जो कॉप 21 है, मतलब 21 का मतलब है 21st मीटिंग हो रही थी इसकी 2016 में। कहां पे हो रही थी? पेरिस में। ये हर साल अलग अलग शहर में होती है। यहां पे पहली बारी एक एग्रीमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट।
इसके अंडर पहली बारी एक क्लाइमेट को लेके समझौता हुआ। अब ये समझौता बहुत ही वेग सा है। इसमें हम कहना क्या चाहते हैं कि हम दुनिया का, देखो लगातार हर साल ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ पे गर्मी बढ़ती जा रही है ना, जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी राइज कर रहा है गर्मी के कारण। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हमारा गोल है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज जो अभी प्रेजेंट है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाने दे, और मैक्सिमम 2 डिग्री से ऊपर तो जाने ही नहीं देना। ये एवरेज है। देखो अभी जो आपकी पूरी अर्थ है, अर्थ के अंदर आप लगाओगे तो आपके टॉप के एरियाज बहुत ही, मतलब दोनों जो पोल्स है बहुत ही ठंडे एरियाज है, ठीक है, सेंटर आपके बहुत ही गर्म एरियाज हैं, तो पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर करते करते ना 18 डिग्री आ जाता है। दोनों को एवरेज निकाल दोगे, सारी अर्थ का एवरेज निकाल दोगे 18 डिग्री। हमारी कोशिश है हमने 20 डिग्री तक ये नहीं जाने देना, किसी भी हालत में कोशिश करनी है 1.5 डिग्री पे ही रोक ले। अब ऐसा क्या हो जाएगा 2 डिग्री पे 2 डिग्री से क्या इन्फ्लुएंस होगा, मतलब सबसे बड़ा इफेक्ट हो क्या रहा है क्लाइमेट चेंज से, मतलब आपकी ग्लोबल वार्मिंग से। क्लाइमेट चेंज इसी के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है? हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे आप? नहीं, बल्कि पोल्स से प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। आपके जो पोल्स हैं एंटार्क्टिका और आपके आर्टिक की साइड पे जो आपकी आइस ग्लेशियर्स हैं, आपकी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है और बहुत तेजी से मेल्टिंग हो रही है। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, अच्छा मैं तुम्हें पेपर के लिए 2 चीजें और बता दूं, एक ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, और दूसरा आइस शीट्स। आइस शीट का मतलब होता है पानी था, जैसे आपकी कोई लेक है, कई बार होता है ना लेक्स जम जाती हैं, वहां पे पानी था, पानी जम गया, कोई नई चीज तो ऊपर ऐड नहीं हुई ना, उन्हें कहते हैं आइस की शीट बन गई है बस। ग्लेशियर जो है ये अलग से बर्फ गिरी है, बर्फ लैंड के ऊपर अलग से इकट्ठी हो गई है। देखो इसमें जो प्रॉब्लम है, मेल्टिंग दोनों की हो रही है पर आइस शीट अपने आप में मेल्टिंग इसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि है क्या, ये पानी समुंदर अगर जमा हुआ था, जैसे आपके पोलर एरियाज में तो समुंदर भी जमा हुआ है, अगर यहाँ पे समुंदर के ऊपर एक पानी ऊपर की लेयर जमी पड़ी है, ये पिघल भी जाएगी, ये तो पहले समुंदर का हिस्सा ही था, तो वाटर तो नहीं बढ़ रहा। पर जो लैंड के ऊपर ग्लेशियर है, जो आइस पिघल पिघल के समुंदर के अंदर गिर रही है, समझ लो अर्थ आपका एक ग्लास है, ग्लास के अंदर तुम आइस डालते जा रहे हो, एक टाइम तो आएगा ना पानी ओवरफ्लो कर जाएगा और वो आइस मेल्टी होगी, पानी बनेगा, तो नई आइस ऐड कर रहे हो ना, नया पानी ऐड कर रहे हो तो ये ग्लेशियर्स एक तरह से आपके सी लेवल राइज करवा रहे हैं, आपके समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, यही आपके कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग करवाएगा, आपके कोस्टल एरिया में इसी कारण फ्लडिंग भी होगी, ठीक है, जितने भी आपके कोस्ट हैं, तो आपके जो मुंबई सूरत, ये जो बिल्कुल कोस्ट के साथ शहर बने हुए हैं, ये धीरे धीरे इनके अंदर पानी आने लग जाएगा और ये शायद डूब भी जाए, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री राइज हो गया तो ये मान लो आज जितनी अर्थ की सरफेस है ज्यादातर पानी के नीचे होगी, ठीक है, तो हमें इन सबसे बच के बस फिर हायर एरियाज पे रहना पड़ेगा। तो हमें इसका असर, कोशिश तो ये करनी है रिवर्स हो जाए, पर अगर बढ़ता भी रहा कोशिश करो 1.5 पे ही रुक जाए, मैक्सिमम 2 डिग्री, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर डिजास्टर है, ये भी डिजास्टर्स है पर इससे ऊपर तो बहुत ही खतरनाक डिजास्टर्स है, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, देखो मैंने आपको पहले बोला कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये बहुत ही वेग एग्रीमेंट है। ये तो हमने बोल दिया हमने ये करना है, करना कैसे है इसके ऊपर अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमने इसके लिए जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ है ना, कि हमने ये चीज अचीव कैसे करनी है, उसका प्रिंसिपल है आपके इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस।
INDC लिखा होता है कई जगहों पे बस। INDC का कंसेप्ट सबसे पहली बारी 2013 में आया था जब वॉर्सो में मीटिंग हो रही थी, और ये जो COP21 है यहाँ पे जाके फाइनल हो गया 2015 में, सॉरी ठीक है 2016 ने 2015 में हुई थी आपके पेरिस में, मैंने 2016 लिखवा दी गलती से, 2015 में हुई थी ठीक है आपकी। इससे पहले वॉर्सो में पहली बारी डिस्कशन हुई थी कि INDC जैसी कोई चीज बनाई जानी चाहिए। अब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स क्या है, हर देश अपनी खुद की इंटेंशंस बताए कि वो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है। देखो हमने बहुत साल 1992 से लगे हुए हैं, हमने ये रियलाइज किया कि देश किसी चीज पे मानते ही नहीं है। कोई कहता है नहीं मेरे लिए ये करना मुश्किल है, मेरे लिए कोल छोड़ना मुश्किल है, मेरे लिए ये करना ये। तो हमने क्या कहा कि हर देश अपने खुद के गोल्स बताए कि वो क्या अचीव करना चाहता है, और ये जो गोल्स हैं वो कब तक अचीव करना चाहता है। जैसे इंडिया ने एक लेटेस्ट टारगेट लिया हुआ है, हम 450 गीगावाट, मतलब वन ऑफ द टारगेट्स मेंशन करता हूं, 450 गीगावाट रिन्यूएबल पावर बनाना चाहते हैं बाय 2030। यानी कि हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी आती है या और पावर की जितनी भी डिमांड है वो 2030 तक 450 गीगावाट जो पावर है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आए। आपकी विंड पावर होगी, सोलर पावर होगी, ठीक है, बायो एनर्जी होगी, आपकी जियोथर्मल एनर्जी होगी, हाइड्रो मिनी हाइड्रो एनर्जी होगी, ऐसी सारी चीजें वहां से आए ठीक है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स क्या है कि हर देश अपने टारगेट खुद फिक्स करता है। लेट्स सपोज अमेरिका कहता है कि मैं 2030 तक अपने देश से कोल पावर खत्म ही कर दूंगा, उन्होंने खुद फिक्स किया है ना, हमने तो नहीं कहा। चाइना कहते हैं कि हम 2035 तक कर देंगे, इंडिया कहते हैं हम 2050 तक कर देंगे। हमने खुद टारगेट लिए ना कि मैंने कब तक करना है, मुझे किसी ने फोर्स तो नहीं किया, मैं अपने मुताबिक कर रहा हूं। ये होते हैं आपके खुद अपने खुद के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी इंटेंशंस से अपने खुद के गोल्स बनाओ और यहां पे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। फिर होता क्या है, हर कंट्री अपने खुद के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं करेगी उसका एक तो इंटरनेशनल इंसल्ट होगी कि तुम अपनी कमिटमेंट्स खुद ही करके नहीं पूरी कर रहे हो, और दूसरी चीज उसके ऊपर बाकी सारे देश प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आप ये चीज करो ठीक है। तो अपने आप जैसे इस टाइम दुनिया में ना इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हुई है, खासकर जैसे हमारे भी कट्स लगते हैं वैसे ही चाइना के अंदर भी पावर कट्स बहुत बुरी तरीके से लग रहे हैं। चाइना के अंदर तो दिन में 6-6 घंटे भी लाइट जा रही है। उसका कारण ये है कि चाइना ने एक बहुत बड़ी गोल सेट किया हुआ था कि हम अपनी थर्मल पावर को बहुत ही कम कर देंगे, हम कोल एलिमिनेट करने पे लगे हुए हैं। पर हुआ क्या है, कोविड के टाइम पे ना पावर की डिमांड बढ़ गई है अचानक, सारी दुनिया को अचानक ये चीज फेस करनी पड़ रही है, कोल की पावर डिमांड बढ़ गई है मतलब पावर डिमांड बढ़ गई है और कोल बेस्ट सोर्स दिख रहा है सबको। अब कोल उतना बना नहीं रहे थे, थर्मल पावर प्लांट बंद करके रखे थे, अब अचानक चलाने मुश्किल हो रहे हैं, तो इस कारण बिजली के कट्स लग रहे। इंडिया के अंदर भी कोल की प्रॉब्लम आई हुई है, पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं किए थे, पर हमारी कोल की हमने डिमांड कम करके रखी हुई। बिजली की डिमांड बढ़ गई है, अब कोल नहीं आ पा रहा उतना, और इंटरनेशनल मार्केट में कोल इतना महंगा हुआ है कि इंडिया बाहर से खरीद नहीं पा रहा। अगर खरीदते हैं तो बिजली आपकी बहुत महंगी हो जाएगी तो इस चीज में हम फंसे हुए। क्लियर है? आपका अगला करंट अफेयर है मद्रास रेजिमेंट के बारे में। आपकी मद्रास आपके चेन्नई तमिलनाडु के एरिया को बोला जाता था, ठीक है, उनके बारे आया हुआ है आज आपके अखबार में। मद्रास रेजिमेंट जो है ये 1750s में आपकी इन्फेंट्री रेजिमेंट के तौर पे बनी थी। ये ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने मद्रास पे कब्जा किया था। मद्रास में उन्होंने जो इंडिया के अंदर अपनी सेना बनानी शुरू की, आर्मी बनानी शुरू की, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो मद्रास में बनी, तो ये 1750s में सबसे पहले वहां बनने लगी थी।
अपने आप में जो मद्रास शहर है, ठीक है, चेन्नई जो हो गया, अब वो 1639 में बना, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था 1644 में, ठीक है। मतलब प्रॉपरली पहले शहर आया, उसके अंदर जो सबसे पहले ब्रिटिश की बिल्डिंग आई थी वो 1644 में आई, आपकी फोर्ट जॉर्ज, जिसे डायरेक्टली लिखा होता है, फोर्ट जॉर्ज सबसे पहले बना था, ठीक है। अब ये जो आपकी ओल्डेस्ट बटालियन, इस पूरी रेजिमेंट के अंदर मल्टीपल बटालियंस होती हैं, इसकी जो ओल्डेस्ट बटालियन है वो है आपकी नायर पटलम, या जैसे पलटन कह देते हैं, जैसे भी तुम कहना चाहो। नायर ना आपकी साउथ इंडिया की एक कम्युनिटी है। इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली क्या होता था, स्टार्टिंग में ये ऐसी कम्युनिटीज के नाम से कम्युनिटी, मतलब आपके रेजिमेंट्स क्यों हैं, मतलब बटालियंस क्यों हैं, आगे कई बार तो रेजिमेंट पूरे पूरे के नाम भी हैं। देखो इंडिया के अंदर ना स्पेसिफिकली कुछ कम्युनिटीज वॉर पे, खासकर मतलब पुराने जमाने में क्योंकि कास्ट सिस्टम था, तो कुछ कम्युनिटीज का प्रोफेशन ही बन गया था वॉर पे जाना। अब ब्रिटिश ने स्टार्टिंग में आके और खासकर इन कम्युनिटीज को अपनी सपोर्ट में लाने के लिए उन्हीं के नाम से पूरी की पूरी या तो रेजिमेंट खड़ी कर दी या अंदर बटालियन से बना दी, ठीक है। और हमने भी मॉडर्न टाइम में बहुत सारी बटालियंस के नाम या रेजिमेंट्स के नाम वैसे ही रखे, ठीक है, जैसे ब्रिटिश ने रखे हुए थे। एक तो इससे पोलर, मतलब ब्रिटिश इसे क्यों यूज करते थे, ब्रिटिश एक सेंस ऑफ लॉयल्टी जनरेट करते थे उस कम्युनिटी की इंडियन आर्मी की तरफ, मतलब ब्रिटिश आर्मी की तरफ। अगर मैं नायर बटालियन बना रहा हूं तो नायर कम्युनिटी की अपने आप जो लॉयल्टी है ना वो इससे जुड़ जाएगी, ठीक है। वो कहेंगे कि ऑब्वियसली ये हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी टाइम पे आपकी नायर बटालियन के खिलाफ आपकी नायर कम्युनिटी खड़ी नहीं होगी, तो अपने आप रिबेलियन को चल देते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, मतलब सेम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, तो एक बैलेंसिंग पावर का भी काम करते हैं। दूसरा, यही ब्रिटिश ने लॉयल्टीज क्रिएट की जिसके थ्रू आज भी तभी ये सारे नाम की जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इनकी बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इस सबको, इन सारी अलग अलग बटालियंस को, ये जो नायर पट्टनम बनाया गया था, नायर आर्मी, इसे स्टार्टिंग में बनाया गया था आपके महाराजा ऑफ ट्रिवानकोर के एज अ बॉडीगार्ड्स के तौर पे। महाराजा ऑफ ट्रिवानकोर, ट्रिवानकोर आज जहां पे केरला है ना, वहां पे आपकी प्रिंसली स्टेट होती थी ट्रिवानकोर की। ये ट्रिवानकोर की प्रिंसली स्टेट ने भी कोशिश की थी इंडिया में कि ये अपनी इंडिपेंडेंस ले ले, तो आज का जो केरला का एरिया है उसने भी कोशिश की थी कि अपनी इंडिपेंडेंस ले ले। वो तो उसके प्लान्स फेल हो गए, उसने बाहर से ना हथियार भी मंगाए थे, वो भी आर्मी बनाना चाहता था, पर हमें पहले ही पता चल गया था कि वो ऐसे आर्म्स मंगवा रहे हैं, तो हमने टाइम सिर जाके ही उनके ऊपर प्रेशर बना के उन्हें मर्ज कर लिया, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंस के बाद मद्रास रेजिमेंट की जो फर्स्ट बटालियन बनी ना, ये वैसे भी फर्स्ट बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बनी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स क्या होती हैं, देखो आपके रेजिमेंट्स भी अलग अलग टाइप की होती है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स का क्या मतलब है, मैकेनाइज का मतलब है जिन्हें प्रॉपरली, जो आपकी मशीन्स को एज अ वेपन्स के तौर पे साथ में यूज करते हैं। मैकेनाइज का मतलब है जैसे आपके, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे टैंक हो, वो जैसे मतलब टैंक नहीं होते, ठीक है, टैंक जैसे दिखने वाले व्हीकल होते हैं जिनमें ट्रूप्स भी कैरी किए जा सकते हैं साथ में, और क्या कहते हैं, ऐसे मतलब उनके पास इक्विपमेंट ज्यादा होता है। मतलब मैकेनाइज का मतलब है कि वो पैदल नहीं है, एक तो उनके पास ट्रैवलिंग भी व्हीकल्स हैं, फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं, तो ऐसे ही उन्हें मैकेनाइज कह देते हैं, ठीक है। आपकी कैवलरी है ये सब कुछ के ऊपर नहीं ट्रैवल करते, वो मैकेनाइज हो चुके हैं। थर्ड आपका करंट अफेयर है एक शहर के बारे, नागापट्टिनम। नागापट्टिनम भी आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपके इससे मतलब करंट अफेयर क्या है कि आपकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है कि पेट्रोकेमिकल क्लस्टर बनाने के लिए। अब ये क्लस्टर्स क्या होते हैं,
क्लस्टर का मतलब है कि तुम एक पूरा एरिया एज ए इंडस्ट्रियल एरिया मार्क कर दोगे, बहुत बड़े चीज का, पर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं, मतलब क्लस्टर बनाना चाहते हैं, इसके अंदर क्या होगा, पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी यहाँ पे लगा लेंगे हम। अब रिफाइनरी से फिर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 24 के करीब आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, जिसमें पेट्रोल डीजल एक चीज है। उसके बाद इनकी कुछ सपोर्टिंग एजेंट और भी एजेंट्स हैं, जैसे आपके पेट्रोकेमिकल्स में आपके ये भी हो सकता है कि कोई साथ में बायोफ्यूल प्लांट भी लगा ले। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स किन्हें कहते हैं? ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से। बायो का मतलब हर जगह पे यही है, ऑर्गेनिक चीजों से। हम ऑर्गेनिक चीजों से जो तेल बना लेते हैं ना, उन्हें बायोफ्यूल्स कहते हैं। ये ना मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हाँ हिमांशी, हाँ बायोगैस भी इसमें से एक चीज होगी। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज करके फ्यूल बनाना। जैसे ना हम, ये बायोफ्यूल्स की अलग अलग जनरेशन है। जैसे जो आपका शुगर केन है, हम शुगर केन के अंदर से जो शुगर निकाल लेते हैं, मोलेसिस कहते हैं उसे। मोलेसिस से क्या करते हैं, या शुगर केन की आपकी जो प्रोसेसेस है, इससे हम बायोफ्यूल्स बना लेते हैं। इससे भी हम पेट्रोल डीजल बना सकते हैं। हमारे पास आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी है कि हम शुगर केन या जितनी भी आपकी, मतलब मोलेसिस क्या रह गया, जब हमने शुगर केन को निचोड़ दिया, जो पीछे वो सारा गन्ने का बचा हुआ रहता है, उसे हम यूज करते हैं, उसके अंदर के शुगर कंटेंट को यूज करते हैं और उससे हम बायोफ्यूल बना लेते हैं। तो आपकी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, इस तरीके से आपके बायोफ्यूल्स बन सकते हैं, ठीक है। आपके शुगर केन जैसे, मतलब आपकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक क्रॉप हो गया, क्रॉप्स को हम यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब कोई भी क्रॉप का ऑप्शन आ जाए, वो बायोफ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है। इस साल शायद क्वेश्चन था, अभी इस साल था क्वेश्चन। हाँ इस साल की प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन था। ये हर साल, इससे पिछले साल सॉरी, पिछले साल भी आपका बायोफ्यूल के ऊपर क्वेश्चन था। पिछले साल इंडिया की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था। ये ऐसे कुछ हॉट टॉपिक है जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है, किसी ना किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इसके अलावा एक ना जो अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सी, जब फूड क्रॉप्स यूज करते हैं ना, मतलब शुगर कंटेंट भी हमें डालना पड़ता है, वो सारा का सारा गन्ना आपका वेस्ट जाता है, मतलब शुगर नहीं निकाल पाते फिर तुम, अगर तुमने, क्योंकि वो सारा प्रोसेस करना है, शुगर भी चाहिए, पर पेट्रोल डीजल तैयार हो सकते हैं इससे। पर इससे प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने क्रॉप्स को इस साइड को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे किसानों को अगर ये पता चल गया यहाँ पे ज्यादा बेटर पेइंग है, तो वो आपके नॉर्मल मंडियों में खाना सप्लाई नहीं करेंगे, वो तो यहाँ देने लग जाएंगे। प्रॉब्लम तो यही है ना कि पैसा तो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, और एक्चुअली यहाँ पे पैसा ज्यादा है, जिनके टाई अप्स हैं वो जाके कंपनियों को ही सेल ऑफ करते हैं, और डायरेक्टली कंपनियां सारा का सारा खरीदती है, मतलब बना के तुम्हें देना होता है। आपकी पेट्रोल जो आपकी जितनी पेट्रोलियम कंपनीज है ना, उन्हें कंपलसरी किया हुआ है कि कोई भी बायोफ्यूल बनाएगा, आपको 100% उसे खरीदना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते कि हमारे पास पहली बहुत है, आपको सारा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जो अब अगली टेक्नोलॉजी इसलिए बना रहे थे, इससे क्या होगा, अगर क्रॉप डाइवर्ट होगी, हमारी फूड सिक्योरिटी को खतरा है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमें खाने की कमी पड़ जाए। हाँ जी, सारे इंडिया च बन रही है, अपने पंजाब च भी बन रही है, हरियाणा च भी बन रही है, मतलब इसकी फैक्ट्री हर जगह है। मतलब ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो जगह जगह पे बहुत सारे लोग इसे बनाने लग गए, क्योंकि हाँ जी, पब्लिकली इसमें क्या है, आपकी ना नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है। जो हम पेट्रोल डीजल भराते हैं ना, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है। हम क्यों ऑयल कंपनीज को क्यों बेचते हैं, मतलब अगर आप बना रहे होगे, आप ऑयल कंपनीज को बेचोगे, सरकार ने कंपलसरी किया हुआ है इस टाइम पे कि आपका जो भी पेट्रोल डीजल है ना, उसमें 15% ये डलना चाहिए, तो वो पीछे से मिक्स करके बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी प्रोडक्शन कम है। दूसरा, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर मेरा 100% तेल जो बाहर से आ रहा था, उसका 15% हिस्सा मैं इंडिया से ही बना लूं किसी तरीके से, तो मुझे बाहर से मेरा खर्चा कम हो जाएगा ना। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इसलिए ये किया हुआ है।
अब इसे बढ़ा के अगले 2 सालों में 18% कर देना और लेके हमने ये 25% तक जाना, ठीक है। तो आपका आगे जाके पेट्रोल डीजल जो आएगा उसके अंदर 25% ही होगा। तभी आपकी कंपनीज को कंपलसरी किया हुआ सरकार ने, मतलब आपने 1 लीटर भी बायोफ्यूल तैयार किया है ना, और अगर आप किसी, मतलब आपको ऑब्वियसली रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मैं रैंडमली तेल बना के, मेरे ऊपर ही शक करेंगे कि कौन हो तुम। तो मैं एक अगर बायोफ्यूल की फैक्ट्री खोलता हूँ, ठीक है, चाहे छोटे से स्केल की, मैं उसके अंदर पूरे महीने में 1000 लीटर ये तैयार कर देता हूँ। वो 1000 का 1000 लीटर मुझे गारंटी है बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि सरकार की गारंटी है कि ऑयल कंपनीज को खरीदना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। तो इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये है कि इसकी ये जो सारी मशीनरी है उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये सरकार ने कंपलसरी किया हुआ है। उसके ऊपर भी सरकार लोन सब्सिडी सब कुछ दे रही है कि फैक्ट्रीज खोलो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर सारा का सारा बायोफ्यूल इंडिया के अंदर ही तैयार होने लग जाए, हमें दूसरा तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं, कोई फर्क नहीं होता। ये बायोफ्यूल, इस पेट्रोल को उठाओगे और इस पेट्रोल को उठाओगे, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच गए हैं। पर ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें अभी खाने से बन रही है, जो हम खाना खाते हैं उसी से बन रही है। कल ऐसा ना हो कि शुगर केन सारा यहाँ डाइवर्ट हो गया, इंडिया के अंदर शुगर की कमी पड़ जाए, शुगर ही सप्लाई नहीं हो रही है, हमें शुगर बाहर से खरीदनी पड़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वो जनरेशन क्या करेगी, आपके जो एल्गे है, एल्गे और फंगस जैसी जो चीजें हैं, इनसे बायोफ्यूल तैयार करेंगे। अगर ये बन जाते हैं तो हम एल्गे फंगस की खेती करेंगे और उनसे हम बायोफ्यूल तैयार करेंगे। ये है नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो आपको पेपर में कोई भी ऑप्शन आ जाए, एक तो ये टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा सीवेज वेस्ट है ना, मतलब ये बायोफ्यूल नहीं बनेंगे इससे, चलो बायोफ्यूल के साथ जोड़ कर देखो। और मतलब कहां कहां सोच रहे हैं कैसे कैसे, देखो अब आपका सीवेज वेस्ट तो है ही, गटर जगह जगह है, गंद भरा पड़ा है उनके अंदर, अब उनसे फ्यूल कैसे बनाए। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो आपका सीवेज का वेस्ट है, अब हर घर से आ रहा है, हर जगह से इकट्ठा हो रहा है, इससे हम नेचुरल गैस बना रहे हैं। ये नेचुरल गैस बनाएंगे, नेचुरल गैस से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं, वो सारे इससे चल पड़े। हम एक तरह से अपनी रिसोर्सेज को रिसाइकल करना चाहते हैं, और ऐसी रिसोर्सेज को लाना चाहते हैं जो बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से चले, जैसे कि ये, जैसे मैंने एल्गे और फंगस का बताया, ये हम खाते नहीं है, और ये ऐसी चीजें इन्वायरमेंट जहां मर्जी उग सकती हैं, इन्हें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए। शुगर केन को तो बनाने के लिए इतना पानी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और बाद में हम उसके ऊपर बायोफ्यूल के ऊपर वेस्ट कर दें, प्रॉफिट मार्जिन, मतलब इन्वायरमेंट कॉस्ट तब भी बहुत ज्यादा रहती है। एल्गे फंगस के लिए हमारी इन्वायरमेंट कॉस्ट नहीं है। अगर इनसे हम बायोफ्यूल बनाना, मतलब अभी ये टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है, बन जाता है, पर अभी स्टेबल नहीं है टेक्नोलॉजी, और अभी महंगी बनती है। पर वही लॉन्ग टर्म में चीजें सस्ती होती हैं। जैसे आपकी सोलर पावर, अब हम देखते हैं ना, सोलर पैनल जगह जगह लगे होते हैं। सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, पर सोलर एनर्जी इन्वेंट कब हुई थी, सोलर पैनल्स आए कब हैं दुनिया में, कोई गैस ही लगा लो, लेट्स सपोज कभी कोई ऑप्शन ही आ जाए, क्या लगता है कब आए होंगे। तो ऑप्शन दे देते हैं, 2005, 1995, 1985, 1965। सोलर पैनल 1960 से घूम रहे हैं, पर तब सोलर पैनल सिर्फ स्पेस में यूज होते थे, जब सैटेलाइट्स और वो सब कुछ लॉन्च करना शुरू किया, तब वो इतने महंगे थे कि आपके आम घरों के ऊपर लगाना, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाना बहुत कॉस्टली पड़ता। पर लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर इनोवेशन कर करके आपकी वो बनाना भी सस्ता हो गया, और ओवरऑल अब इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो गई, ठीक है। मेकिंग की सबसे बड़ी कॉस्ट है, तो वो सारी की सारी गिर गई है। यहाँ पे भी हमें यही है कि थोड़े सालों में ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में एनर्जी यूजेज बेटर होता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी की पेस तेज हो रही है। तो अगले 5-7 साल में, मैक्सिमम 10 साल में, हम बायोफ्यूल्स को मास्टर कर लेंगे।
ठीक है, यही बात है जैसे हम कहते हैं दुनिया में पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि पानी की कमी, पहले लिमिटेड कोटा हो जाए पर पानी खत्म नहीं होगा, उतनी देर में हम इतने तो एक्चुअली स्मार्ट हो ही जाएंगे कि समुद्र से पानी निकाल लें। ठीक है, जैसे एक इंडिया के ही एक बैंगलोर के स्टूडेंट ने बहुत ही दिमाग लगाया, समझदारी का दिमाग लगाया। हम पानी अभी भी यूज करते हैं समुद्र से, कई कंट्रीज अभी भी निकालती हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, समुद्र का पानी लिया, उसे एक टैंक्स में भरा, इन टैंक्स को हीट अप करना शुरू किया ताकि आपका पानी स्टीम बने, स्टीम ऊपर को राइज करेगी, यहां पे हमने वेंट बनाए होते हैं, ये वेंट के थ्रू सारी की सारी स्टीम जाए और ये जाके जहां पे इकट्ठी होगी वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप करके रखे होते हैं, यहाँ पे ये कंडेंस होकर सारा पानी गिरने लग जाए, पीछे रह जाएगा नमक, तो सारा पानी निकल गया, ये आ गया फ्रेश वाटर यहाँ पे। ठीक है, पर ये महंगी है क्योंकि तुम्हें हीट करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। इंडिया के एक स्टूडेंट ने स्कूल में पढ़ते हुए दिमाग लगाया और तभी गवर्नमेंट ने उसे रिवॉर्ड भी किया, कि बात तो सही है उसकी। उसने क्या किया, कहता कि तुम जो अभी हम दुनिया भर में टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं पानी फ्रेश वाटर निकालने के लिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम बड़ी क्वांटिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हो। मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, नमक। अगर मैं इस पानी के अंदर ऐसे कुछ रिएक्टिव कंपाउंड डाल दूं जो जाके सीधा नमक से रिएक्ट करते हैं और नीचे सॉलिड पार्टिकल्स बन के गिर जाएं, तब भी तो ऊपर साफ पानी रह जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक नमकीन पानी है, अंदर पानी नमक मिक्स हुआ है, मैं उसके अंदर कुछ सोल्यूशन डालूं जो आपका सोडियम से जाके रिएक्ट करता हो, तो सारा नीचे जाके गिर जाएंगे सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स बनके, ऊपर जो रह गया वो साफ पानी है। ठीक है, उसे प्रोसेस करो और दे दो। कि जब हम बड़ी चीज को प्रोसेस करने पे लगे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम है, छोटी चीज को करेंगे, वो निकाल के नमक निकालने की कोशिश करो, नमक निकल गया, पीछे साफ पानी तो है, तो उसकी बात सही है। और कोई हीट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पानी के ऊपर केमिकल ही फेंकने हैं, केमिकल फेंका, सारा केमिकल सेटल हो जाएगा, ऊपर पानी साफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब मेन शहर के ऊपर, अब एंशियंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये ना बहुत ही पुराना शहर है, आपके साउथ इंडिया में एम्पायर होता था चोलास का, ये उनके टाइम से शहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये जो शहर था, ये एंशियंट शहर में ये पोर्ट शहर एज अ पोर्ट सिटी एग्जिस्ट करता था। एक ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते होते हैं कि आप इनमें से कौन सा शहर एंशियंट टाइम्स पे और या मिडीवल टाइम्स में पोर्ट सिटी था। ठीक है, जहां पे प्रॉपर शिप्स आती थी, पूरा ट्रेड होता था, हर चीज, तो उसमें आपके नागापट्टिनम एक तरीके से ऑप्शन आ सकता है। इसके ऊपर आपके मतलब इसे प्रॉपरली बनाने वाले लोग आपके चोलास ही थे। बाद में यहाँ पे आके आपके पोर्चुगीज भी सेटल हो गए, बाद में डच भी यहीं पे आए थे, डच ने अपनी कैपिटल भी इस शहर को बना लिया था। ठीक है, और बाद में 1781 में डच को आपके हरा के इस जगह को ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था इसके ऊपर। क्लियर है, उन्होंने अपना पोर्ट बना लिया था, तो ये बहुत ही पोर्ट साइट रही है। यहाँ पे बंदरगाह था, आज भी है, और बहुत ही मेन, उस टाइम पे बहुत ही मेन था, आज इतना मेन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है। अगला आपका दिखने में एक छोटा सा करंट अफेयर है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसे शॉर्ट में कहते हैं काटसा। ये आपकी अमेरिका का एक एक्ट है जो इंडिया की गले की हड्डी बना हुआ है। बात क्या है कि अमेरिका के जिन देशों से नहीं बनती ना, जैसे 3 देशों के लिए ये एक्ट, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, इसमें से ईरान और रशिया के साथ ना इंडिया की बनती है, और हम इन दोनों कंट्रीज के साथ रिश्ते रखना चाहते हैं, इनसे सामान खरीदना भी चाहते हैं, इन्हें सामान बेचना भी चाहते हैं। पर अमेरिका का जितना दुनिया के ट्रेड के ऊपर होल्ड है ना, अमेरिका एक कंडीशन लगा देता है ये ऐसी चीजों के थ्रू। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका ने इन तीनों देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। सैंक्शंस का मतलब है कि अमेरिका से ये कंट्रीज ट्रेड नहीं कर सकते। उसके अलावा अब फिर बाकी सारी दुनिया तो ट्रेड करती रहती, अमेरिका ने फिर ये एक एक्ट पास कर दिया
एक्ट के थ्रू क्या है कि अमेरिका ये कंडीशन लगाता है, अगर तुम ये 3 कंट्री जिनसे अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है, अगर तुम इन 3 कंट्री से ट्रेड करते हो, अमेरिका तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है। सैंक्शन का मतलब होता है तुमसे ट्रेड बंद हो जाएगा तुम्हारी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि सारी दुनिया में डॉलर चल रहा है, अमेरिका को होल्ड है, इस कारण अमेरिका अपनी डोमिनेंट पोजीशन को इस तरीके से मिसयूज करता है कि आप जो रिश्ते हैं इस तरीके से मैनेज कीजिए कि ये 3 से आपने रिश्ते नहीं रखने, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते, 1 साल की कोटा सेट कर देता है, हम बस इतना अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम ईरान से तेल नहीं खरीद पाते, रशिया से, जैसे इस टाइम प्रॉब्लम आई हुई है, हम ना रशिया से एक मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम, ये रशिया से खरीदना है। ये ना पिछले 2 साल से काटसा चली जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बीच में यही इशू बना हुआ है, क्योंकि इंडिया ये वेपन सिस्टम खरीदना चाहता है और काटसा के कारण इंडिया ट्रांजैक्शन पैसे नहीं भेज पा रहा रशिया को कि वो डिलीवरी करना शुरू कर दे। मतलब हमने एक ट्रांजैक्शन तब भी कर दी है और इंडिया ने बोल दिया है कि हम ले लेंगे, पर अमेरिका बीच में बोलता रहता है कि हम काटसा लगा लेंगे। तो पर इंडिया को इंडिया क्यों आजमाता रहता है, इंडिया को कहीं ना कहीं पता है कि चाइना के खिलाफ अमेरिका को अब हमारी जरूरत है। अगर हम ये सारी चीजें करते भी हैं, अमेरिका तब भी हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाने वाला, पर तब भी रिश्ते ना खराब होने के कारण हमारी सरकार ना थोड़ी सी डरती है, तो तभी 2 साल अटका पड़ा है ये प्रोजेक्ट, और ये मिसाइल सिस्टम अभी तक आया नहीं है इंडिया। ये 2 साल पहले इंडिया आ जाना चाहिए, ठीक है, वो अभी तक नहीं आया क्योंकि पेमेंट्स पूरी नहीं कर रहा इंडिया, वो इसी के चलते हुए, इस काटसा एक्ट के चलते हुए, ठीक है। अब ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे हमने क्या करना है, जैसे हमने इसे ना चाइना के बॉर्डर के साथ लगाना है। इसके साथ क्या होगा, इंडिया की एयर स्पेस ये ना बहुत ही इफेक्टिव एयर सिस्टम माना जाता है। इसके चलते हुए अगर कोई भी चाइना की साइड से एयरप्लेन या मिसाइल इंडिया की टेरिटरी को एंटर करती है, हम उसे साथ के साथ उड़ा सकते हैं। तो ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा रूप बनेगा, ठीक है। किसी दिन हम इसे भी करंट अफेयर में करेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, डॉलर इनके पास सप्लाई लिमिटेड होती है डॉलर की, ठीक है, क्योंकि जितना लेट्स सपोज इंडिया ने थोड़ा बहुत ट्रेड में दे दिया, वही सप्लाई है। मेन ज्यादातर दुनिया की कंट्रीज इनसे ना ट्रेड करना छोड़ चुकी हैं, ठीक है। जिन्हें तो जरूरत है ऑब्वियसली उन्हें तो करना पड़ता है, ठीक है। या जो अमेरिका की परवाह नहीं करती, जैसे चाइना है, चाइना तीनों से ट्रेड करता है, चाइना नहीं सुनता, चाइना कहता है लगाना है काटसा लगा लो, क्योंकि चाइना अपने आप में सुपर पावर बन रहा है। तो चाइना को अब वो अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है कि मैं अमेरिका से नहीं दबूंगा। इंडिया अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, हमें कहीं ना कहीं अमेरिका प्रेशराइज कर जाता है, ठीक है, वो यहीं से दिखता है कि हम प्रेशराइज हो जाते हैं। क्लियर है? ये थे आपके करंट अफेयर्स।